आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपनी प्रकाश की क्लास यानी लाइट की क्लास में आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन, दर्पण क्या होता है, कैसे प्रतिबिंब निकालते हैं अगर दो समतल के बीच में हो, तो इन सब पर चर्चा की। अब हम लोग करेंगे किस पे करेंगे? अब हम लोग करेंगे चर्चा प्रकाश के अपवर्तन पर। प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग बनाएंगे और उसे अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। ये क्या है? यहाँ हम हेडिंग बनाता हूँ प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या, कैसे काम करता है, क्या होता है, इन सब पर अब हम लोग बात करेंगे। तो जब प्रकाश क्या करता था, एक समतल पर पड़ता था और वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता था। जब उसी माध्यम में वापस लौट जाता था तब क्या होता था? तो तब होता था आपका प्रकाश का परावर्तन। पर अब क्या होगा, वो ये उस माध्यम में नहीं जाएगा, ये दूसरे माध्यम में जाएगा। तो ये क्या होता है इसमें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। उसकी चाल में कमी हो जाती है, चाल बदल जाती है, चाल बढ़ जाती है, ये सब होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में ये चाल बदल जाती है, जिसके कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर लिखिए आप प्रेम पूर्वक, फिर उसके बाद आगे बात किया जाए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल जो होती है वो बदल जाती है, चाल बदल जाएगी और अपने रास्ते से विचलित हो जाएगा। विचलित होने का मतलब है कि जो उसका एक मुझे जान लीजिए, विचलित का मतलब क्या हुआ? मुझे इस साइड जाना है, मैं इस साइड यहाँ तक गया, फिर मेरा माध्यम चेंज जो होता है प्रकाश की तरह, जब हमारा माध्यम चेंज हुआ तो मैं इस तरह न जाकर ऐसे आपकी तरफ आ गया, तो इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, इस तरह की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? और हाँ, माध्यम की यहाँ बात हो रही है, तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं पहले ये समझिए। माध्यम होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम आपको बता दूं मैं, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। एक क्या होता है? विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक विरल होता है, एक सघन होता है। विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की स्पीड क्या होती है? प्रकाश की चाल ज्यादा होती है विरल माध्यम में। और सघन माध्यम उसी का उल्टा होगा, प्रकाश की
चाल कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती। और यहाँ पर क्या होती है? ज्यादा होता है। विरल माध्यम का एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें आप लोग हवा ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे? एग्जाम्पल में इसके कर दीजिए कांच। ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम के। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कब हम लोग चलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभिलंब होता है, जो नॉर्मल होता है, वो 90 अंश का कोण बनाता है। हमने इसको प्रकाश के परावर्तन में ही पढ़ाया। अगर नहीं आप लोग पढ़े प्रकाश का परावर्तन तो पिछली क्लास में जाकर देख लीजिए, और प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आपको क्लास बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएगा क्रम वाइज। देखिए, एक ये क्या है? लाइन है। इस पर इस तरह जब होगा, एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खड़ी होगी, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। जब 90 अंश का बनाते हुए खड़े होगा तो ये क्या होगा? ये नॉर्मल होगा। और नॉर्मल को ही क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो कभी आपके पेपर में पूछ लेगा कि अभिलंब कितने अंश का कोण बनाता है, तो आपको साफ साफ यही कहना है कि अभिलंब 90 अंश का कोण बनाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फिगर पे। प्रकाश का अपवर्तन का फिगर किस तरह होगा? तो प्रकाश का अपवर्तन का फिगर बनाने के लिए हम लोग, चलो बनाता हूँ फिगर। तो और अगर ये क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना और कमेंट करके भी बताना। इस तरह ये क्या है? यहाँ पर दो माध्यम होंगे तभी प्रकाश का परावर्तन संभव है, अपवर्तन संभव है। नहीं तो प्रकाश का परावर्तन परावर्तन क्या, सॉरी दोस्तों, अपवर्तन संभव नहीं होता है। इतना हो गया। यहां से एक लाइन, एक प्रकाश की किरण हम लोग इस तरह भेजे, यहाँ से भेजे। अगर इसकी वास्तविक रियल पथ की हम लोग बात करें, वास्तविक रास्ते की बात करें, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। चली जाएगी कि नहीं? हाँ, चली जाएगी। कहोगे हाँ बिल्कुल जाएगी, अपने रियल मार्ग कभी नहीं छोड़ेगी। पर क्या होता है जब ये अपना माध्यम चेंज करता है, यानी ये आप जान लीजिए हवा है, एयर है, और ये क्या है? कांच का कांच है। जब ये प्रकाश का ये क्या करेगा? आपतित किरण इस पर आएगा, पड़ेगा, तो इसका ये रियल पथ अपना छोड़कर इसके पथ में चेंजेस होगा। कितने का होगा? मात्र इतने का होगा। कितने का होगा? इतने का। अगर इसको सीधी एक लाइन में कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है ना? ज्यादा अच्छा। और जो है इसे इरेज कर देता हूँ। अब आप लोग समझ में आपको आएगा कि कहना क्या चाहता हूँ और हो क्या रहा है यहाँ पर। तो इसका रियल पथ क्या है? तो रियल पथ ये है। इसका रियल पथ क्या है? रियल पथ यानी वास्तविक रास्ता क्या है? तो वास्तविक रास्ता इस जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रेखाएं हैं, इंसिडेंट रे हैं, किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण है, ये किरण हो गई। अब इसी पर क्या होता है? एक 90 अंश का या अभिलंब जो बनता है। अभिलंब यानी नॉर्मल होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। आपको पता होगा
कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, तो वहां नॉर्मल का होना 90% 100% कन्फर्म है। बिना अभिलंब का प्रकाश का परावर्तन कहना या करना संभव नहीं हो सकता। तो इतना हो गया। फिर उसके बाद अब आप लोग को यहाँ से ये रियल पत्थर से अपना भटक जाती है। कब भटकती है तो कैसे बनता है, तो ये यहाँ से मान लीजिए भटका, तो इतना भटका, ये इतना भटका, ये ऐसे आ गया, यहाँ से आ गया, इतना आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये माध्यम अपना चेंज करेगा। यहाँ तक इस कांच के अंदर के बाद जब ये अपना माध्यम चेंज करेगा तो भी ये अपना रास्ता बदलेगा। जब ये अपना रास्ता बदलेगा तो ये इस तरह का हो जाएगा। क्या होगा, इस तरह बन जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ये क्या किया, यहाँ से आपतित किरण आई, अभिलंब हुआ, अपने रियल माध्यम चेंज होगा, अपने रियल पथ को छोड़कर ये क्या करेगा, अपना पथ बदल लेगा। का पथ बदलेगा तो यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद क्या होता है, फिर ये अपना माध्यम चेंज कर रहा है, तो फिर ये अपना माध्यम जिस तरह चेंज करेगा उस तरह ये किरण भी क्या होगी, अपनी माध्यम बदलती रहेगी। यहाँ से एक अभिलंब जो ड्रा कर लीजिए, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब होता है। तो इतना आपको समझ में आया। अब इसमें क्या क्या होता है ये समझिए। ये क्या है, जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे नॉर्मल बोलते हैं, इसे नॉर्मल यानी अभिलंब बोलते हैं या कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल को आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो ये है इसे किससे करेंगे, तो इसे आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे, आर से प्रदर्शित करेंगे। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों से होकर तीसरे माध्यम में जाती है तो वहां पर निर्गत किरण उसे कहते हैं। इस माध्यम से इसमें आया, फिर इस माध्यम से निकलकर इसमें आया, तो यहाँ पर जो ये किरण है, ये किरण है, इसे निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं, यानी इमरजेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। और जो ये अभिलंब और इमरजेंट रे है, इन दोनों के बीच का एंगल का क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के एंगल को ई से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और आप लोग समझिए, जो ये निर्गत किरण है और रियल पथ है, उस किरण का रियल पथ है, उसी किरण का निर्गत किरण है, इन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी हमेशा समांतर ही चलेंगे। इन दोनों के बीच में जो जगह होगा हमेशा समांतर ही रहेगा। अगर इतने से यहाँ पर हुआ है तो इतना ही बाद में भी इसका आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल ई होता है। एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल ई होता है। इतना समझ में आया। हाँ, यहाँ पर आप लोग नोट बनाकर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है, समांतर होती है। आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है।
इतना आपको कंफर्म हो गया? हाँ बिल्कुल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप कमेंट करना, फिर से डायग्राम बनाकर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इससे भी अच्छी तरह से करने का प्रयास करूंगा। और मैं इतना गारंटी कर सकता हूं, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसमें से सब कुछ आप बिना देखे बना सकते हैं, बिना देखे ये जो जैसा है उसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आई क्या है? तो आई है इंसिडेंट एंगल, यानी आपतित कोण। आपतित कोण यानी आपतन कोण भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आपतन कोण ही लिखिए, ज्यादा सही होगा, नहीं तो कहेंगे ये कहाँ से नया चीज आ गया है। आपतन कोण, आपतन कोण किन दो रेखाओं के बीच बनता है? हमेशा याद करना, अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण को एंगल आई कहते हैं, यानी आपतन कोण कहते हैं। आर क्या है? आर आपको यहाँ से यहाँ मिल रहा है, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड किरण के बीच का एंगल को क्या कहते हैं? आर बोलते हैं, यानी ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड मीनिंग थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि मीनिंग लगता है सही है पर देख लेना। परावर्तन कोण इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। ई क्या है? तो ई आपका हो जाता है इमरजेंट एंगल। ई यहाँ पर क्या है? तो ई आपका इमरजेंट एंगल हो जाता है निर्गत कोण हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आया है, अगर इतना आपको समझ में आया है तो ज्यादा मत आ जाओ, क्या करके परेशान होगा। मात्र इतना याद कर लेना, इतना समझ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छी तरह से बनते हैं। निर्गत कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण को ज्ञात करना, इन सब जो होता है इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। और हाँ, अपवर्तनांक भी यही से आता है। अपवर्तनांक निकालना हो, सापेक्षित अपवर्तनांक निकालना हो, सब यही इससे आएगा। इसके आगे ही ये सब आपको इतना अगर समझ में आएगा तभी वो समझ लोगे। तो आज इतना बस इस परिभाषा पर ध्यान दीजिए। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये जो डायग्राम है इस पर ध्यान दीजिए। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, निर्गत कोण क्या होता है, इन पर ध्यान जरूर देना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।